हेलो एवरीवन। होप सो सभी बहुत अच्छे से होंगे और सबकी स्टडीज भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। इसी थॉट के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और हमारा आज का सेशन है सीए फाइनल ऑडिट के पेपर के अंदर जो 20 मार्क्स की एमसीक्यू बेस्ड केस स्टडीज पूछी जाती हैं। आपके सिलेबस में टोटल 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें से 20 मार्क्स की केस सिनेरियोज पूछे जाते हैं, जो एक बड़ा केस दिया जाता है और उसके नीचे 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं ऑफ 2 मार्क्स ईच। ऐसी 2 केस स्टडीज आपके एग्जाम में आती है। मैंने इसके ऊपर पहले भी आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो बुक अब रिसेंटली मार्केट के अंदर हमने रिलीज की है, उस बुक के अंदर अराउंड 52 केस स्टडीज है और वो 52 केस स्टडीज आज के लेटेस्ट प्रोविजंस के बेसिस पर अपडेटेड है विद अपडेटेड आंसर्स। तो नाउ उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में आज मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं केस स्टडी कैसे आपको प्रिपेयर करनी है, और एक दो केस स्टडीज आज हम इस वीडियो के अंदर कवर भी करेंगे। मैं इस वीडियो के अंदर जो केस स्टडीज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो इन रिलेशन टू मॉड्यूल नंबर 3 है। अभी जो हमारा रनिंग बैच चल रहा है अक्टूबर 22 का, उसके अंदर हमने मॉड्यूल नंबर 3 कंपनी ऑडिट, जिसके अंदर कंपनी ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट, कारो 2020, ऑडिट ऑफ डिविडेंड, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस, जो ये 7-8 चैप्टर्स हैं, इनको कवर अप करना है। तो इसी मॉड्यूल के बेस पर अराउंड 7-8 केस स्टडीज हैं जो अब हमें कवर अप करनी है। तो मैंने इसकी एक डिवीजन की है, वो डिवीजन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि हम अपनी केस स्टडीज को किस तरीके से कवर अप करेंगे। तो मेरी आज की डिस्कशन कुछ पर्टिकुलर केस स्टडीज के ऊपर है। मॉड्यूल नंबर 3 कंपनी ऑडिट का, उसके बेस पर हम कौन कौन सी केस स्टडीज को कवर अप कर सकते हैं। केस स्टडी नंबर 2 सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, ये भी मॉड्यूल 3 का चैप्टर है। सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। इसके बाद है केस स्टडी नंबर 20 कंपनी ऑडिट एंड ऑडिट ऑफ डिविडेंड। देयर आफ्टर केस स्टडी नंबर 30 ऑडिट रिपोर्ट के स्टैंडर्ड्स, और ऑडिट रिपोर्ट के ये सारे स्टैंडर्ड्स हम चैप्टर नंबर 7 में ऑलरेडी कवर करके आ चुके हैं। 31 दो इसके अंदर एक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन भी कवर है एसए 299 का, बट आई बिलीव आप आराम से इस केस स्टडी को कवर कर सकते हैं मॉड्यूल 3 की स्टडीज के बेस पर। देयर आफ्टर केस स्टडी नंबर 35 कारो 2020 ऑडिट ऑफ डिविडेंड कंपनी ऑडिट, और इसके अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन आपको इंटरनल ऑडिट का मिलेगा, विच आई बिलीव यू कैन डू। इसके अलावा केस स्टडी नंबर 41 ऑडिट ऑफ डिविडेंड, केस स्टडी नंबर 42 कंपनी ऑडिट एंड सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस के ऊपर। तो अभी मैं प्राइमरीली आपके साथ जो केस स्टडी डिस्कस करूंगा वो कंपनी ऑडिट एंड ऑडिट ऑफ डिविडेंड, इन दो टॉपिक्स के ऊपर। तो हमारा आज का जो सेशन होगा वो ऑडिट ऑफ डिविडेंड केस स्टडी नंबर 41, जो नवंबर 21 की आरटीपी के अंदर कवर अप है, और इसके साथ केस स्टडी नंबर 20 जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के अंदर कवर है। तो 2 केस स्टडी जिसके अंदर आपको जरूरत पड़ने वाली है चैप्टर नंबर 6 कंपनी ऑडिट के प्रोविजंस की, एंड चैप्टर नंबर 8 ऑडिट ऑफ, चैप्टर नंबर 8 नहीं, रादर चैप्टर नंबर 10 ऑडिट ऑफ डिविडेंड के चैप्टर की। तो ये 2 केस स्टडी हम इस सेशन में कवर करेंगे। देयर आफ्टर फिर उसके बाद मैं आपके साथ 3 केस स्टडी नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा। उसमें मैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में केस स्टडी नंबर 2 सेबी एलओडीआर रेगुलेशन पर, केस स्टडी नंबर 4 सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस पर, एंड केस स्टडी नंबर 42 कंपनी ऑडिट एंड सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस के ऊपर डिस्कस करूंगा। फिर
इस मॉड्यूल के अंदर बचेंगी हमारे पास 3 केस स्टडी और ऑडिट रिपोर्ट की, कारो सेबी एलओडीआर एसए 299 कंपनी ऑडिट के ऊपर 31 एंड केस स्टडी नंबर 35। तो मॉड्यूल 3 के ऊपर जो हम केस स्टडी कवर करने वाले हैं, इन टोटल 8 केस स्टडीज हैं जो हम इस मॉड्यूल 3 के साथ कवर अप करेंगे। तो कौन कौन सी केस स्टडीज हम कवर करने वाले हैं? सेशन 1 आज हम 2 केस स्टडी 20 एंड 41 को कवर करेंगे। सेशन 2 इसके अंदर हम केस स्टडी नंबर 2, केस स्टडी नंबर 4 एंड केस स्टडी नंबर 42 को कवर करेंगे। ये केस स्टडी हम कवर करेंगे बेसिकली ऑन कंप्लीशन ऑफ चैप्टर 11। जब सेबी एलओडीआर का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब हम इन 3 केस स्टडी को लेंगे और फिर इसी मॉड्यूल का सेशन आएगा, सेशन नंबर 3, जिसके अंदर हम केस स्टडी नंबर 30, 31 एंड 35 ये हम लेंगे जब हमारा पूरा मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। दैट मींस लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर का चैप्टर भी खत्म हो जाएगा चैप्टर नंबर 12 के बाद। तो 3 सेशन है हमारे ये केस स्टडी के। तो आज हम 2 केस स्टडी कवर करने वाले हैं इस सेशन में, केस स्टडी नंबर 20 एंड केस स्टडी नंबर 41। जो केस स्टडी 20 है ये इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल की केस स्टडी नंबर 6 है। केस स्टडी को कैसे आपको कवर करना है? कई बार क्या होता है, आप सिंपल बिना केस को पढ़े भी यदि क्वेश्चंस पढ़ें तो आपको आइडिया लग जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। या फिर एक तरीका है, आप पहले केस को पढ़ लें, फिर क्वेश्चंस को पढ़ें और फिर उन क्वेश्चंस को रिलेट करें केस से। दोनों में से कोई भी वे आप ले सकते हैं। हम यदि पहले एक चीज देखें, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, अभी हमने नहीं पता केस के अंदर क्या दिया गया है, कुछ भी नहीं पता। क्वेश्चन 1 कहता है whether the understanding of CA सीता regarding their right and duty to attend the general meeting is correct। क्वेश्चन में पता चलेगा सीए सीता की क्या अंडरस्टैंडिंग थी। फर्दर, इज शी करेक्ट इन नॉट अटेंडिंग द जनरल मीटिंग बाय हरसेल्फ, पता चल जाएगा उसने जनरल मीटिंग खुद अटेंड नहीं की। एंड सेंडिंग सीए रोहन टू अटेंड द जनरल मीटिंग फॉर विच द फॉर्मर हैज रिसीव्ड ए नोटिस। ये क्वेश्चन के अंदर हमें ऐसे कुछ फैक्ट्स मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विद रिस्पेक्ट टू द फ्रॉड कमिटेड बाय द अकाउंट्स ऑफिसर is there any other reporting requirements apart from disclosures in the director's report? ओके, क्वेश्चन में हमें फ्रॉड के बारे में कुछ चीजें मिलने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 3, what should CA सीता advise the management regarding the voluntary revision of financial statement related to financial year 2021 and subsequent year? Voluntary revision of financial statement section 131 के ऊपर हमें कुछ फैक्ट्स मिलेंगे क्वेश्चन में। With respect to revision of financial statement of financial year 2021 and subsequent year, can Messrs Sita Geeta and Associates revise the corresponding tax audit report? टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की रिवीजन के रिलेशन में हमें कुछ फैक्ट्स मिलने वाले हैं क्वेश्चन में। Is the management of Sarvodaya Limited correct in not transferring any percentage of profit to reserve before it declare the interim dividend? इसके लिए तो फैक्ट ना भी देखूं तब भी मैं आंसर दे सकता हूं। डिविडेंड के अंदर प्रोविजन है सेक्शन 123 में दैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है ऑफ ट्रांसफरिंग एनी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। तो इसके लिए भी फैक्ट मिलेंगे क्वेश्चन में जरूर,
बट इसका आंसर मैं बिना उन फैक्ट्स को देखे भी दे सकता हूं। कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आपको रिजर्व में कुछ ट्रांसफर करना ही पड़ेगा बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड। ये ऑप्शनल है कंपनी के लिए। नेक्स्ट, is the contention of management correct in not transferring the amount of dividend declared to a separate bank account? Section 123 कहता है within 5 days of declaration of dividend, amount of dividend is required to be deposited in a separate bank account opened with a scheduled bank. उसके ऊपर कुछ फैक्ट्स मिलेंगे। फैक्ट्स ना भी देखूं तो मैं इस क्वेश्चन की जब ऑप्शन देखूंगा तो मुझे आइडिया लग सकता है 5 दिन में डिपॉजिट कराना था, ऑप्शन पढ़ूंगा तो शायद मुझे पता चल जाएगा। नेक्स्ट, with respect to non-provision of income tax liability, what course of action Sita Geeta and associates follow in their audit report? टैक्स का प्रोविजन ही नहीं बना रखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, नहीं बना रखा तो क्वालिफाई कर दो। यदि मुझे डिटेल्ड फैक्ट्स ना पता हो और मैं सिंपल इन क्वेश्चंस को ही देखूं, देन आल्सो वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। 70-80% चांसेस होते हैं कि हम करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई कर लेंगे बिना केस को पढ़े भी। और ऐसा मैंने इसलिए बोला है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं 3 मार्क्स के अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं, केस स्टडी भी अटेम्प्ट करनी है, तो इन केस स्टडीज को पढ़ना, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को पढ़ना, उनको एनालाइज करना, उनके करेक्ट आंसर्स को ढूंढना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। सो यदि कभी भी एग्जाम हॉल के अंदर आपको टाइम की प्रॉब्लम आ रही हो और आपका कोई केस स्टडी बचा हुआ हो, तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं यदि टाइम की शॉर्टेज है तो, कि सीधा क्वेश्चन पढ़ के आंसर देने की कोशिश करो। बट यदि टाइम है देन आपने क्वेश्चन एक बार माइंड में सेट कर लिए, क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, फिर क्विकली केस को पढ़ो और अपने आंसर को दो। वैसे मैंने जो मोस्ट ऑफ द केस स्टडीज इंस्टीट्यूट की देखी हैं, 70-80% केस स्टडीज ऐसी हैं जहां पर बिना केस को पढ़े भी आप यदि क्वेश्चन और उनकी ऑप्शंस को देखते हैं तो आप आंसर दे पा रहे हैं। बट ठीक है, अब क्वेश्चंस के फैक्ट्स को एक बार क्विकली रीड करेंगे हम। सर्वोदया लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स। कंपनी की टर्नओवर, कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, 300 करोड़ रुपीस की है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23। सीता गीता एंड एसोसिएट्स अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। टर्नओवर भी करंट ईयर की दी हुई है। ऑडिट फर्म आल्सो बीन द टैक्स ऑडिटर ऑफ द कंपनी सिंस द फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22-23 में भी वही टैक्स ऑडिटर है। तो पहले पैरा से जो चीजें मेन निकल करके आई कि ये कंपनी एक पब्लिक कंपनी है जिसकी टर्नओवर करंट ईयर की 300 करोड़ रुपीस की है, उसका स्टैट्यूटरी ऑडिटर सीता गीता एंड एसोसिएट्स हैं और वही इसके टैक्स ऑडिटर भी है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट सीता गीता एंड एसोसिएट्स रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम द कंपनी रिगार्डिंग द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग का नोटिस मिल गया कंपनी से टू डिस्कस द प्रोस्पेक्टिव मर्जर एंड एक्विजिशन। Engagement partner Sita decided not to attend the same. मीटिंग को अटेंड नहीं करना चाह रही and to send the CA Rohan, another partner working with her in the firm, having COP and recently joined the firm. अपनी जगह पर रोहन को भेजना चाहती है to attend the same as the authorized representative. इसके ऊपर क्वेश्चन है एक, जो हमने क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए थे तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। Also she understood कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती to attend such meeting though they have a right to receive such notice. नोटिस को रिसीव करने का राइट है, ड्यूटी नहीं है अटेंड करने की। ध्यान करो कंपनी एक्ट 2013 के प्रोविजन जो क्लियरली कहता है ऑडिटर आपकी ड्यूटी है टू अटेंड करना ईदर सेल्फ और थ्रू ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो क्वालिफाइड है अनलेस एग्जम्प्टेड बाय द कंपनी। तो सीता की अंडरस्टैंडिंग तो गलत है कि मेरा तो राइट है नोटिस रिसीव करने का, मीटिंग को अटेंड करने की मेरी ड्यूटी नहीं है ड्यूटी। कब तक? जब तक कंपनी एग्जम्प्ट नहीं करती। हां, आप नहीं जाना चाहते अपने ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को जो एक क्वालिफाइड सीए है उसको भेज सकते हो, दैट्स ओके। फर्दर ऑडिटर को एक फ्रॉड मिला वेयर बाय एन अकाउंट्स ऑफिसर ऑफ सर्वोदया लिमिटेड
हैज मेड अनऑथोराइज्ड पेमेंट्स अमाउंटिंग टू ₹0.8 करोड़, 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है, कंपनी के एम्प्लॉय ने किया है, कंपनी के एम्प्लॉय ने किया। विद इन 2 days ऑफ द नोटिस ऑफ द फ्रॉड इंटीमेट टू ऑडिट कमेटी और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन क्योंकि ये फ्रॉड 1 करोड़ से कम है, आगे का जो प्रोसीजर है इन रिलेशन टू रिपोर्टिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट वो अप्लाई नहीं होगा। Auditor understand that as per Company Audit and Auditor Rule 2014, since the fraud amount does not exceed ₹1 crore, reporting is not to be done to the central government and on the company is bound to disclose the fraud in the director report। बिल्कुल सही कह रहा है। Further, during the financial year 2021, पिछले सालों की कुछ बातें हैं, सर्वोदया लिमिटेड ने 5 कंपनीज एक्वायर की, जिसमें से 2 फॉरेन कंपनी थी। सर्वोदया लिमिटेड ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई इंक्लूडिंग 3 इंडियन कंपनी, लेकिन 2 फॉरेन कंपनीज को कंसोलिडेट नहीं किया। मिस्टेक है। मैनेजमेंट नाउ डिसाइड टू वॉलंटरली रिवाइज इट्स अकाउंट, सेक्शन 131 पर चले गए, ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड सब्सिक्वेंट ईयर and discuss the matter with the auditor. When the statutory audit was going on, Sarvodaya started the process to declare interim dividend out of the profits of same year. However, company did not transfer any profit to reserve for the financial year. करना भी नहीं होता। This is not correct as per the auditor. Auditor आप यहां गलती कर रहे हो, करना नहीं होता ट्रांसफर। Management did not intend to transfer the amount of dividend so declared to a separate bank account। बिल्कुल सही है, मैनेजमेंट की मर्जी है। And accordingly, such transfer, उनका कहना है सिर्फ ये फाइनल डिविडेंड के लिए होता है। मैनेजमेंट, ये फाइनल इंटरिम दोनों के लिए प्रोविजन है कि आपको ट्रांसफर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। मैनेजमेंट की ओपिनियन गलत है, लेकिन अभी इंटरिम की बात है, इंटरिम फाइनल दोनों पर ही नहीं करना होता, इंटरिम पर नहीं कर रहे, इट्स ओके। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ऑडिटर फाउंड दैट कंपनी हैज नॉट मेड द प्रोविजन फॉर टैक्स, ये तो गलती कर दी। इवन दो लाइबिलिटी वाज एंटिसिपेटेड एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजिंग द अकाउंट्स, बनाना पड़ेगा प्रोविजन। व्हेन द ऑडिटर डिस्कस द सेम विद द मैनेजमेंट, दे वर टोल्ड that since the company has declared the dividend out of current year profit, company has not made provision for tax liability so anticipated and same will be duly paid at the time of return filing। अब पे तो कर दोगे, प्रोविजन तो बना दो, टैक्स का प्रोविजन तो बनाना ही पड़ेगा ना। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 2023, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 23-24, कंपनी ने टायर बेचे एक 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर को जिसका नाम था सुपर एक्स, 10 लाख रुपए के एट आर्म लेंथ प्राइस। एमडीएस बैंक ने गारंटी दी है सर्वोदया लिमिटेड को फॉर सुपर एक्स कि यदि सुपर एक्स पैसे नहीं देगा तो एमडीएस बैंक देगा। जो एमडीएस ब्रांच का ब्रांच मैनेजर है, एमडीएस बैंक का ब्रांच मैनेजर मिस्टर श्याम, वो ऑडिटर का बेटा है, सीए सीता ऑडिटर का बेटा है। This may attract disqualification for the next financial year 23-24। बैंक ने गारंटी दी है, बेटे ने थोड़ी दी है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन ऐसी नहीं होती। नाउ अब आ जाइए क्वेश्चन 1, वेदर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीए गीता regarding their right and duty to attend the general meeting is correct। बिल्कुल भी नहीं, गलत है। आप सोच रहे हैं आपके अधिकार है, ड्यूटी नहीं है मीटिंग को अटेंड करना। नो, इट इज योर ड्यूटी टू अटेंड अनलेस एग्जम्प्टेड। क्या वो करेक्ट है? मीटिंग खुद नहीं करना अटेंड करना चाहती और सीए रोहन को, सीए को भेज रही है, क्वालिफाइड रिप्रेजेंटेटिव है, यहां वो करेक्ट है। Miss Sita is correct as the auditor have a right to receive notice, however they are not under any obligation to compulsorily attend such meeting। गलत। जब तक कंपनी एग्जम्प्ट नहीं करती तब तक आपकी ऑब्लिगेशन है टू अटेंड द मीटिंग्स। Miss Sita is not correct as the auditor have a right to receive the notice of every general meeting, they have the duty to attend such meeting। Further,
She is not correct in sending CA Rohan to attend the meeting as her authorized representative, as she can attend the meeting by herself and not through the authorized representative. यहां पर फिर गलती कर दी इसने. Miss Sita is not correct, as though auditor have a right to receive notice, they have a duty to attend the meeting. She is correct in sending Mr. Rohan to attend the meeting. सी आंसर करेक्ट है, बट डी जरूर पढ़ना. मिस सीता इज करेक्ट एज द ऑडिटर हैव ए राइट टू रिसीव, हाउ एवर दे आर. बस ठीक, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है. एक पॉइंट गलत है. कई बार क्या होता है, सी पॉइंट ठीक है और उससे भी बेटर आंसर डी में होता है कुछ एडिशनल पॉइंट के साथ. ऑप्शन सारी पढ़नी है. क्वेश्चन नंबर 2. विद रिस्पेक्ट टू द फ्रॉड कमिटेड बाय द अकाउंट्स ऑफिसर, कंपनी के एम्प्लॉइज ने फ्रॉड किया है. कंपनी के एम्प्लॉय ने. इज देयर एनी अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अपार्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर्स इन द बोर्ड रिपोर्ट? ऑडिटर, विद इन 2 days of the knowledge you are required to inform the fraud to audit committee or the board of director as the case may be. ये तो ड्यूटी है रिपोर्टिंग की. मिस सीता गीता एंड एसोसिएट शुड रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को, गलत. ऑडिट कमेटी बीओडी विद इन 2 days, ये ठीक है. नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट गलत. सेंट्रल गवर्नमेंट गलत. बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, व्हाट शुड सीए सीता एडवाइज द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द वॉलंटरी रिवीजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वॉलंटरी रिवीजन कराई जा सकती है सो एज टू इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 129. 129 का कोई नॉन कंप्लायंस है तो डायरेक्टर की नॉलेज में आ जाता है. देन डायरेक्टर में अप्लाई टू द ट्राइब्यूनल एंड ओनली आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द ट्राइब्यूनल एंड फाइलिंग द ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल विद द रजिस्ट्रार, कंपनी कैन मेक वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब देखिए इसके रेफरेंस में क्या कह रहे हैं. मैनेजमेंट कैन रिवाइज आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ ट्राइब्यूनल एंड ऑर्डर शुड बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार. ठीक है. कैन नॉट रिवाइज गलत है, सेक्शन 131. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की अप्रूवल नहीं होती. कैन नॉट रिवाइज गलत. ए इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 131. जब आप केस स्टडीज एमसीक्यू करते हैं ना तो इस बहाने से काफी कॉन्सेप्ट भी रिवाइज्ड हो जाते हैं. तो जब किसी भी क्वेश्चन में एक छोटा सा भी डाउट आ जाए तो उसके जो रिलेटेड प्रोविजंस हैं उनको एक बार थॉरोली रिवाइज कर लेना. With respect to the revision of financial statement of financial year 2021 and subsequent year, can Sita Gita and Associates revise the corresponding tax audit report? अभी आपने नहीं पढ़े होंगे टैक्स ऑडिट के प्रोविजन. जिन्होंने पढ़ रखे हैं उनको पता है. चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन भी दिया हुआ है रिवीजन ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का. टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की रिवीजन पॉसिबल है. यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी कारण से रिवाइज्ड हो रही है तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी रिवाइज्ड हो सकती है. कैन नॉट रिवाइज गलत. कैन नॉट रिवाइज गलत. कैन रिवाइज इफ अकाउंट्स आर रिवाइज्ड बाय द कंपनी एंड दे शुड स्पेसिफाई द रीजंस फॉर सच रिवीजन विद ए रेफरेंस टू द अर्लियर रिपोर्ट. करेक्ट. डिस्क्रिशन है. किस बात का डिस्क्रिशन? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज होगी तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी चेंज होगी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. इज मैनेजमेंट ऑफ सर्वोदया लिमिटेड करेक्ट इन नॉट ट्रांसफरिंग एनी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व बिफोर इट डिक्लेयर द डिविडेंड? यस, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मैंडेटरी ट्रांसफर करने की. मैनेजमेंट ऑफ सर्वोदया इज करेक्ट एज ट्रांसफर टू रिजर्व इज ऑप्शनल. नॉट करेक्ट तो ये गलत ही हो गया. प्रॉफिट कहां से दे दिया गया है या फाइनल इंटरिम, ऐसा कुछ नहीं है रिजर्व के रेफरेंस में. ए आंसर. इज द कंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट करेक्ट इन नॉट ट्रांसफरिंग द अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर टू अ सेपरेट बैंक अकाउंट? गलत. 5 दिन में डिपॉजिट कराना होता है. मैनेजमेंट की कंटेंशन करेक्ट है. करेक्ट है. नॉट करेक्ट.
एज सच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड इन केस ऑफ डिक्लेरेशन विद इन 7 days, गलत, नॉट करेक्ट, 5 days. The amount of dividend including interim dividend is required to be transferred within 5 days of the declaration of dividend in a separate bank account opened with the scheduled bank. Requirement of section 123. With respect to non-provision of income tax liability of Sarvodaya Limited, what course of action should Messrs. Sita, Geeta and Associates follow in their audit report? नॉन प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स लाइबिलिटी है, इनकम टैक्स लाइबिलिटी का प्रोविजन नहीं बना रखा, तो इसके कारण हम रिपोर्ट एडवर्स तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये मटेरियल तो है, परवेसिव नहीं है, एक ट्रांजैक्शन ही तो है, एंड हेंस क्वालिफिकेशन इज टू बी देयर. ऑडिटर शुड क्वालिफाई द रिपोर्ट एज नॉन प्रोविजन विल हैम्पर्स द ट्रू एंड फेयर व्यू. ठीक है. अनक्वालिफाइड बिल्कुल भी नहीं, अनक्वालिफाइड बिल्कुल भी नहीं, क्वालिफाई कर दीजिए, बिकॉज नॉन प्रोविजन लीड्स टू ओवर स्टेटमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन. ओवर स्टेटेड थोड़ी होगा, अंडर स्टेटेड होगा. अंडर स्टेटेड है, आपने प्रोविजन नहीं बनाया तो प्रोविजन कम हो गए ना, प्रोविजन बना देते तो प्रोविजन और करंट लाइबिलिटीज का एग्रीगेट बढ़ेगा. अच्छा, क्या अब यहां पर आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि हमने लॉ के कौन कौन से प्रोविजंस को एज सच यहां पर अप्लाई किया है? क्या आप बता सकते हैं मैंने यहां पर कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई किया? SA, 700, 701, 705, 706, 710, 720. जवाब आएगा सर ये मॉडिफिकेशन वाला स्टैंडर्ड है, SA 705 आएगा यहां पर. आगे बढ़ते हैं. ये जो हमने पॉइंट पढ़ा था, डिविडेंड का, ये कहां पर है? सेक्शन 123. ट्रांसफर टू रिजर्व का सेक्शन 123. टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आगे जाकर के पढ़ेंगे आप, फॉर्म 3CA एंड फॉर्म 3CB. वॉलंटरी रिवीजन सेक्शन 131. रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड टू होम? टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. कहां पर आता है? इसका सेक्शन है सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, रीड विद रूल नंबर 13 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014. इसके आगे क्या सीता एंड गीता उन्होंने जो मीटिंग्स के रिलेशन में अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बना रखी है, क्या वो सही है? नहीं. इसके लिए क्या पढ़ना चाहिए? सेक्शन 146 पढ़ना चाहिए. तो जब भी आप इन केस स्टडीज को कवर अप करें तो कोशिश करिएगा एट द सेम टाइम आप क्या करें कि जो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग लीगल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के प्रोविजंस हैं उनको साथ में लिखने की कोशिश करो कि ये जो प्रोविजन है ये कौन से सेक्शन के अंदर या कौन से स्टैंडर्ड के अंदर या कौन से क्लॉज के अंदर बताया गया है. उससे क्या होगा कि जब डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स आप दोगे तो आप प्रोविजंस को रेफर कर पाएंगे कि आपने जो प्रोविजन लिखा है वो कौन से सेक्शन के या कौन से क्लॉज के या कौन से स्टैंडर्ड के रेफरेंस में इन चीजों को लिखा है. चलिए, ये हो गई हमारी एक केस स्टडी नंबर 20. अब इसके बाद कौन सी केस स्टडी करनी है? 20 हो गई, 41 करनी है. केस स्टडी नंबर 41 कौन से टॉपिक पर बेस्ड है? 41 केस स्टडी ऑडिट ऑफ डिविडेंड पर बेस्ड है और इंस्टीट्यूट के नवंबर 21 की आरटीपी में आई हुई है.
क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके अंदर उनकी बात कर लेते हैं। किव्सपेक लिमिटेड एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, इनकॉर्पोरेट हुई इन द ईयर 2009, हैविंग 90 शेयर होल्डर, इक्विटी कैपिटल है 27 लाख, 4 डायरेक्टर हैं कंपनी में, फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड as well as for the quarter ending on 31st March 30th June 21, टू करो इसको, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, उसके बाद क्वार्टर 30th of June 22. Kiwspeck Limited had suffered a loss. Despite of such loss, the board of director of Kiwspeck declared a total interim dividend of 20 lakh for the quarter ending March 22 on 25th April 22. कंपनी को 21-22 में लॉस है, उसके बाद जो अगला क्वार्टर आया 30th जून 22 का, उसमें भी लॉस है। कंपनी ने इसके बावजूद 25 अप्रैल 2022 को मार्च 2022 क्वार्टर का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब ये कि यहां पर 30 जून 21 है या 22 है, हो सकता है ये 21 ही हो, क्योंकि क्वेश्चन बेसिकली इसके ऊपर चला गया। मार्च 22 के क्वार्टर का डिविडेंड आया है। पिछले सालों के डिविडेंड के रेट दिए हुए हैं, पिछले 6 सालों के डिविडेंड जो 25 अप्रैल को डिक्लेयर किया गया 20 लाख रुपए का, 25 अप्रैल 22 को डिक्लेयर हुआ, पे किया गया 10th of June 22 को थ्रू द अकाउंट पे चेक, बिल्कुल ठीक किया। बाय विड्रॉइंग एन अमाउंट ऑफ 5% फ्रॉम द टोटल फ्री रिजर्व, डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ रिजर्व, डिविडेंड रिजर्व में से पे हुआ है। बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर विड्रॉल पेड अप कैपिटल के 20% पर गया है, 15% कम से कम रहना चाहिए, 20% पर गया। रिजर्व से मैक्सिमम कितना विड्रॉ कर सकते हो? 10%। आपने कितना विड्रॉ किया? 5%। इट्स ओके। रूल 3 की बातें हैं। रूल 3 ऑफ कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स रूल्स 2014। वन ऑफ द शेयर होल्डर मिस्टर महेश, उन्होंने एक ट्रांसफर डीड सबमिट की है कंपनी को 28th of April 22 को फॉर रजिस्ट्रेशन रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ ऑल शेयर्स इन द नेम ऑफ मिस्टर गोवर्धन along with an authorization letter for paying the amount of dividend on its shares to Mr. Govardhan. सेक्शन 126 की डिविडेंड के राइट्स को, बोनस शेयर्स के राइट को, राइट शेयर्स की एंटाइटलमेंट्स को अबेयंस में रखना पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर्स, लेकिन यहां ऑथराइजेशन लेटर है। However, till 10th of June 22 ये ट्रांसफर नहीं हुई मिस्टर गोवर्धन के नाम पर। 10th जून को डिविडेंड पे हुआ था कंपनी का। 2 लाख रुपए का डिविडेंड अनपेड है, ट्रांसफर कराया गया अनपेड डिविडेंड अकाउंट में बाय द कंपनी ऑन 15 जून 2022। ओके, 15 जून 2022 को यहां पर 20 लाख का डिक्लेयर हुआ, यहां पर डिक्लेयर, पेड, ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। 30th सितंबर को एक स्टेटमेंट बनाई गई कंटेनिंग द नेम ऑफ शेयर होल्डर टू हुम द पेमेंट ऑफ डिविडेंड हैज रिमेन्ड पेंडिंग, their last known address and amount of dividend to be paid to them. 30th of September. थर्टियथ ऑफ सितंबर को स्टेटमेंट बनाई गई अनपेड डिविडेंड की, और यह स्टेटमेंट सेम डेट पर कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर डाल दी।
ट्रांसफर के 90 डेज में यह स्टेटमेंट बनती है। प्रोविजन ध्यान आ गया होगा। सेक्शन 124, राव एंड कंपनी स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं जिन्होंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू की 30th ऑफ जून को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव्ड हुई 20th ऑफ जून को। आपको आंसर देना है ऑफ फॉलोइंग एमसीक्यूज। ये नवंबर 21 की आरटीपी में क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन, एट व्हाट मैक्सिमम रेट द बोर्ड ऑफ गिव्सबैक लिमिटेड वुड हैव डिक्लेयर्ड द इंटरिम डिविडेंड फॉर द क्वार्टर एंडेड मार्च 22। डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ रिजर्व, और यदि डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व पे होता है, इन दैट केस डिविडेंड का मैक्सिमम रेट कितना है? एवरेज रेट ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। और सेक्शन 123 में इंटरिम डिविडेंड के रेफरेंस में भी ये पॉइंट है कि जिस समय आप ये डिविडेंड पे कर रहे हैं, यदि उससे प्रीसीडिंग क्वार्टर तक कंपनी में लॉसेस हैं, then dividend cannot be declared at a rate more than the average rate of dividend of last 3 years। पिछले 3 साल का एवरेज ले लो। 12, 16, 10। 12% प्लस 16% प्लस 10% डिवाइड बाय 3। 12 प्लस 16 प्लस 10 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 12.67%। B is the correct answer. How much amount of interest shall be payable by Kivspec Limited for delay in payment of dividend to the shareholder? Section 127 ये कहता है if there is non-payment of dividend within 30 days of the declaration of dividend, then up to the date of payment company is required to pay the interest at the rate of 18%। इस केस में 25 अप्रैल को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, पे हुआ जाकर के 10th ऑफ जून को। कितने दिन का डिले आ गया? पच्चीस अप्रैल से 30 डेज मेरे कब पूरे हो जाएंगे? 5 दिन अप्रैल के और 25 दिन मई के। 25 मई तक। 25 में डिले आ गया। ये 26 मई 2022 से लेकर 10th जून 2022 दोनों दिन काउंट होंगे। दोनों दिन काउंट होंगे। क्यों? 25 लास्ट डेट थी तो 26 भी काउंट, 26 से तो काउंटिंग शुरू कर दूंगा ना। 26, 7, 8, 9, 30, 31, 6 प्लस 10, 16 डेज। टोटल डिविडेंड कितना है? 20 लाख का। इनटू में 18%, इनटू में 16 डेज, 365 डेज। 20 लाख इंटू में 18% मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाय 365 डेज, 15780.82। डी आंसर। इन विच अकाउंट Kivspec Limited would have transferred the dividend amount in relation to shares which were held by Mr. Mohesh। सेक्शन 126 कहता है कंपनी उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल देगी, लेकिन यदि एक रिटर्न ऑथोराइजेशन है फ्रॉम द ट्रांसफेरर टू पे द डिविडेंड टू ट्रांसफेरी, ठीक है, फिर डिविडेंड किसको मिल जाएगा? ट्रांसफेरी को, मिस्टर गोवर्धन को। नेक्स्ट, how much maximum amount of fine could be levied on every director who was knowingly a party to the default? Again, section 127, minimum fine 1000 rupees per day of default। कितने दिन का डिफॉल्ट हुआ? 16 डेज का हुआ, 16,000 रुपए पर डायरेक्टर। By what date the unpaid or unclaimed dividend amount
शुड हैव बीन ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया था कब? 25 अप्रैल को। डिविडेंड डिक्लेयर करने के 30 डेज में, दैट मींस अप टू 25 ऑफ मई आपको इस डिविडेंड को पे करना था। यदि ये पे नहीं हुआ देन विद इन 7 डेज आपको इस अमाउंट को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में या अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट के अंदर डालना था। 25 मई से 7 दिन बन जाते हैं, मई में 31, 1 जून। And by what date the statement in relation to details of such unpaid dividend should have been prepared? प्रिपेयर करनी है कब? जब आपने एक्चुअल ट्रांसफर किया उसके 90 डेज के अंदर। एक्चुअल ट्रांसफर कब किया था जी? 15 जून को किया ना, शायद 15 जून को। एक्चुअल ट्रांसफर हुआ है 15 ऑफ जून 22 को। ट्रांसफर करना कब तक, स्टेटमेंट कब तक बनानी थी? इसके 90 डेज। इसके 90 डेज जून में हो गए 15, जुलाई में 31, अगस्त में 31, 90 माइनस 31 माइनस 31 माइनस 15, 13 ऑफ सितंबर तक। 13 सितंबर 22 तक आपको यह स्टेटमेंट बना करके अपनी वेबसाइट पर डालनी थी। 2 डेट्स इन्होंने पूछी हैं, एक 1 जून आ रही है और दूसरी 13 ऑफ जून आ रही है, 13 ऑफ सितंबर, सॉरी 13 ऑफ सितंबर 22 आ रही है। तो ये हमारी सेकंड केस स्टडी थी। सेक्शन 126, सेक्शन 127, इसके अंदर डिस्कशन हुई हमारी रूल 3 की प्लस सेक्शन 123 की, और ये लास्ट सेक्शन 124। काफी कुछ प्रोविजंस डिविडेंड के इन केस स्टडीज के थ्रू ही रिवाइज्ड हो गए हैं। सो ये 2 केस स्टडीज हमने आज कवर अप कर ली। अब इसके बाद 3 केस स्टडीज, केस स्टडी नंबर 2, केस स्टडी नंबर 4 एंड केस स्टडी नंबर 42 सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस के बाद कवर करेंगे, और फिर 3 केस स्टडीज हम कवर अप करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मॉड्यूल नंबर 3। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पर ओवर करता हूं। कुछ केस स्टडीज आपको लगता है कि आप कर लेंगे, या फिर एक काम करना, आप केस स्टडीज मैं करवा रहा हूं, जो इंडिविजुअल एमसीक्यूज हैं उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज उनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे मेल कर दीजिएगा। तो वैसे तो होगा नहीं क्योंकि एक एमसीक्यूज है, बट फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन आ जाती है, कैलकुलेशन नहीं कर पा रही है, देन उसको मेल कर देना, अकॉर्डिंगली आई विल सॉल्व इट। सो इस सेशन को करते हैं यहीं पर ओवर, और नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।